हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बीएससी पार्ट 2 में पेपर 3 में यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी फर्स्ट। ऊष्मागतिकी होती क्या है? ऊष्मागतिकी का शाब्दिक अर्थ है ऊष्मा का प्रवाह, अर्थात ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहते हैं। यह एक गणितीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत ऊष्मा का ऊर्जा के अन्य रूपों के साथ मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा आदि का दूसरे में तथा ऊष्मा में रूपांतरण किया जा सकता है। इसे सामान्यतः ऊर्जा प्रक्रम भी कहा जाता है। ऊष्मागतिकी में इन रूपांतरणों के नियम का अध्ययन किया जाता है। ये नियम किसी भी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि मानव के युगों के संचित अनुभवों पर आधारित हैं। इन नियमों का प्रायोगिक सत्यापन भी किया जा सकता है, इसलिए ऊष्मागतिकी को यथार्थ विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। रासायनिक ऊष्मागतिकी की एक सीमित शाखा है, जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम से होने वाले ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह भली भांति ज्ञात है कि यद्यपि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, किंतु कार्य को ऊष्मा ऊर्जा के समतुल्य में परिणित किया जा सकता है। जेम्स जूल ने 1840 में प्रदर्शित किया कि किए गए यांत्रिक कार्य का परिमाण W उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण H का समानुपाती होता है, अर्थात W प्रोपोर्शनल टू H या W इज इक्वल टू JH, जिसमें J जूल का ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। जब H इक्वल टू 1 कैलोरी होगा तो W इज इक्वल टू J होगा। अतः जूल का ऊष्मा यांत्रिक तुल्यांक 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किए गए कार्य का परिमाण है। ऊष्मागतिकी मेनली 4 नियमों पर आधारित होती है, जो बहुत ही सरल नियम है। सबसे पहला आता है इसका शून्य नियम, जीरो लॉ। यदि दो वस्तुएं तापीय साम्य में हैं तो उनमें उष्णता की मात्रा समान होगी, यानी दो वस्तुएं यदि तापीय साम्य में हैं तो उनमें ताप भी समान होगा। इसके अनुसार यदि दो वस्तुएं A तथा B किसी तीसरी वस्तु C के साथ पृथक पृथक ऊष्मीय साम्य में हो तो A और B को एक साथ संपर्क में रखने पर भी वे परस्पर ऊष्मीय साम्य में होंगी। प्रथम नियम क्या कहता है? इसका प्रथम नियम कहता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। द्वितीय नियम कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है, और तृतीय नियम कहता है कि पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है। ताप, दाब, सांद्रण आदि में परिवर्तन से कई भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया स्वतः होगी या किसी बाहरी कारक के द्वारा होगी। अभिक्रिया साम्यावस्था में आ सकती है या नहीं, इन सब प्रश्नों का उत्तर ऊष्मागतिकी बड़ी सहजता से देती है। ऊष्मागतिकी द्वारा विपुल पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये गुण पदार्थ के स्थूल गुण कहलाते हैं, जैसे दाब, ताप, आयतन, ऊर्जा। भौतिक रसायन के कुछ नियम जैसे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, तनु विलयनों के वॉन ऑफ नियम, ऊष्मा रसायन के नियम, वितरण नियम, प्रावस्था नियम, राउल नियम आदि को भी ऊष्मागतिकी द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। अब ऊष्मागतिकी की सीमाएं क्या क्या होती है, हम इन तीनों चारों नियम को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी जस्ट हमने एक ब्रीफ दिया है आपको। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ऊष्मागतिकी द्वारा पदार्थ के स्थूल गुणों का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु ऊष्मागतिकी द्वारा परमाणु या अणुओं की संरचना संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। निर्धारित परिस्थितियों में कोई संभव है या नहीं या तो ऊष्मागतिकी द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, परंतु अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऊष्मागतिकी पदार्थ या तंत्र की अवस्थाओं में अध्ययन में सहायक है, परंतु अवस्था परिवर्तनों की प्रक्रिया पर कोई प्रकाश नहीं डालती है। अर्थात परिवर्तन क्यों होता है, इसका उत्तर तो ऊष्मागतिकी देती है, परंतु परिवर्तन कैसे होता है वो ये नहीं बता पाती है। ऊष्मागतिकी पदों की परिभाषा है। ऊष्मागतिकी में कुछ पद यूज करते हैं, उनकी परिभाषा की क्या है। सबसे पहले हम तंत्र, जो बार बार हम ये शब्द यूज करेंगे, ये निकाय। सिस्टम, ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन किया जाता है उसे तंत्र या निकाय कहते हैं। तंत्र ब्रह्मांड के शेष भाग से वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं द्वारा पृथक होता है। दूसरा जो पद होगा परिपार्श्विक, सराउंडिंग्स। तंत्र या निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिपार्श्विक कहलाता है। उदाहरणतः एक पात्र में भरी गैस का ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन किया जाता है तो पात्र में भरी गैस जो होगी वो तंत्र कहलाएगी, और ब्रह्मांड का शेष भाग जिसमें पात्र भी सम्मिलित है वो परिपार्श्विक कहलाएगा। तंत्र आपने पढ़ा,
अब टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला हम पढ़ते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र। वह तंत्र जो अपने परिपार्श्विक से न तो ऊर्जा का और न ही द्रव्य का विनिमय करता है, उसे विलगित तंत्र कहते हैं। आइसोलेटेड रहता है, मतलब ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। ठीक है, जैसे थर्मस में रखा हुआ जल। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम होता है जो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी और मैटर दोनों का विनिमय कर सकता है। वह तंत्र जो अपने परिपार्श्विक से ऊर्जा और पदार्थ दोनों का विनिमय कर सके, वो खुला तंत्र कहलाता है। जैसे खुले पात्र में रखा गर्म जल या बीकर में उबलता जल। थर्ड है हमारा बंद तंत्र। वह तंत्र जो अपने परिपार्श्विक के साथ केवल ऊर्जा का विनिमय तो कर सके, परंतु पदार्थ का विनिमय नहीं करता, उसे हम बंद तंत्र कहते हैं। एक बंद तंत्र में रखा जल वाष्प तंत्र का उदाहरण है, अर्थात इसमें पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है तथा केवल ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। ये आपको दोनों सिस्टम्स दिखाए गए हैं बाय डायग्राम। फोर्थ है समांगी तंत्र। यदि किसी तंत्र में उपस्थित सभी पदार्थ समान प्रावस्था में हैं या रासायनिक संगठन एक सा है, तो वह तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि तंत्र के गुण उसके प्रत्येक भाग में समान हो, तो वह तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। उदाहरणतः शुद्ध गैस अथवा गैसों का मिश्रण, नमक का जलीय विलयन। फिर है विषमांगी तंत्र। यदि किसी तंत्र में दो अथवा दो से अधिक ऐसे भाग हों जिनकी संगठन संरचना एवं गुण भिन्न हो, तो इन गुणों को पृथक करने वाली स्पष्ट सीमा रेखा हो, तो वह तंत्र विषमांगी तंत्र कहलाता है। विषमांगी तंत्र में दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं। उदाहरणतः ठोसों का मिश्रण, अघुलनशील द्रवों का मिश्रण, पानी तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड पानी के संपर्क में बर्फ पदार्थ का कोलाइडी विलयन। तंत्र की अवस्था, स्टेट ऑफ सिस्टम। किसी तंत्र की अवस्था को पूर्ण रूप से निर्धारित करने वाले गुण सामान्यतः ताप, दाब, आयतन और संगठन होते हैं। ये गुण अवस्था के चर अथवा परिवर्ती कहलाते हैं। इनके मान ज्ञात पर निकाय के अन्य गुणधर्म जैसे घनत्व, शांतता, द्रव्यमान आदि स्वतः ही ज्ञात हो जाते हैं। एक तंत्र के लिए जब इन गुणों के मान निर्धारित करते हैं, तो वह तंत्र निश्चित अवस्था तंत्र कहलाता है। एक तंत्र में उपरोक्त वर्णित गुणों में अंतर उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, अर्थात उपरोक्त गुणों में परिवर्तन से तंत्र की अवस्था परिवर्तित होती है। वास्तविक व्यवहार में ताप, दाब, आयतन में से कोई दो चर या दो परिवर्तित तंत्र की अवस्था निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होते हैं, क्योंकि तीसरा चर अन्य दो चरों के मानों पर भी निर्भर करता है। गैस समीकरण PV=nRT में इन दो चरों को स्वतंत्र चर तथा तीसरे चर को परतंत्र चर भी कहा जाता है। अन्य प्रकार के निकायों के लिए संगठन की भी आवश्यकता होगी, अतः कुल तीन चर ज्ञात या परिवर्ती ज्ञात होना आवश्यक है। फिर है ऊष्मागतिकी साम्य। जब किसी तंत्र का कोई भी प्रेक्षणीय गुणधर्म या स्थूल गुणधर्म जैसे ताप, दाब आदि समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, तो वो तंत्र ऊष्मागतिकी साम्य कहलाता है। ऊष्मागतिकी साम्य में तीन तरह के साम्य होते हैं: तापीय साम्य, रासायनिक साम्य और यांत्रिक साम्य। तापीय साम्य, यदि समय के साथ तंत्र अथवा निकाय के किसी भाग का ताप नहीं बदले या तंत्र एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का प्रवाह ना हो, तो संपूर्ण तंत्र में एक जैसा ताप रहेगा, तो तंत्र तापीय साम्य कहलाता है। रासायनिक साम्य, यदि समय के साथ तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रावस्थाओं में संगठन परिवर्तन ना हो, तो तंत्र रासायनिक साम्य में कहलाता है, अर्थात सांद्रताओं में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा यांत्रिक साम्य, यदि किसी तंत्र का एक भाग दूसरे भाग पर कोई यांत्रिक कार्य ना करे, अर्थात तंत्र के अंदर या उसकी सीमाओं पर पदार्थ का प्रवाह ना हो, तो वह तंत्र यांत्रिक साम्य में कहलाता है। यह तभी संभव है जबकि पूरे तंत्र में सर्वत्र दाब समान हो। तंत्र के गुण, तंत्र के गुणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: मात्रात्मक या विशिष्ट गुण और स्वतंत्र या विशिष्ट या गहन गुण। मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्राओं पर निर्भर करते हैं, तंत्र के मात्रात्मक गुण कहलाते हैं, जैसे आयतन, द्रव्यमान, अणुओं की संख्या, ऊर्जा, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मादायिता, एंट्रोपी आदि। विशिष्ट या गहन गुण वे गुण जो कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्राओं पर निर्भर नहीं करते हैं, वे विशिष्ट या स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। उदाहरणतः ताप, दाब, सांद्रता, घनत्व, शांतता, अपवर्तनांक, पस्तनाव, विशिष्ट ऊष्मा। उदाहरणतः 1 किलो जल लो या 10 किलो जल, इनका अपवर्तनांक, पस्तनाव, शांतता, ताप सब समान होता है,
इसी प्रकार मोल, भिन्न, मोलरता, नॉर्मलता भी तंत्र के विशिष्ट गुण हैं, क्योंकि ये समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग के लिए समान है। मात्रात्मक विस्तीर्ण गुणों का विशिष्ट गुणों में परिवर्तन। जब पदार्थ इकाई मात्रा में हो तो विस्तीर्ण गुण बन जाता है। उदाहरणतः द्रव्यमान, आयतन मात्रात्मक गुण होते हैं, परंतु द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन तथा आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान विशिष्ट गुण हैं। नेक्स्ट है हमारा ऊष्मागतिकी प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? वह प्रक्रिया या संक्रिया जिसके द्वारा तंत्र की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। ऊष्मागतिकी प्रक्रम कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसके प्रत्येक पद में ताप स्थिर रहता है। ताप स्थिर रखने के लिए तंत्र अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है तो मुक्त हुई ऊर्जा परिपार्श्विक को दी जाती है, और यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो परिपार्श्विक से ऊष्मा ली जाती है। सेकंड आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है। इस प्रक्रम में तंत्र के ताप में परिवर्तन संभव है। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है तो ताप में वृद्धि होती है, और ऊष्माशोषी हो तो ताप में कमी हो जाती है। तो दुष्ट प्रक्रम के लिए dq = 0 होता है। थर्ड आता है समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक या आइसोपिस्टिक प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसके द्वारा अवस्था परिवर्तन में दाब स्थिर रहता है उसे हम समदाबी प्रक्रम कहते हैं। यदि निकाय का दाब P है तो समदाबी प्रक्रम के लिए dP = 0 होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, सम आयतनिक प्रक्रम। वह प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में आयतन स्थिर रहे उसे समआयतनीय प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट, चक्रीय प्रक्रम। यदि कोई तंत्र अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे वापस आता है, तो उसे हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। पाथ, तंत्र के प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ होकर माध्य अवस्थाओं से गुजरकर अंतिम अवस्था तक जिस रास्ते से पहुँचता है उसे हम पाथ बोलते हैं। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल की मात्रा प्रतिरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक है, अर्थात प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीम गति से होता है, तो वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। वोल्टीय सेल से सूक्ष्म मात्रा से विद्युत प्रवाह इसका अच्छा उदाहरण है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र की अवस्था के चर परिपार्श्विक के अथवा चरों से अनंत सूक्ष्म अधिक होते हैं, तो माना जाता है कि तंत्र अपने परिपार्श्विक के साथ हमेशा साम्यावस्था में रहता है। उदाहरणतः एक तंत्र अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का अवशोषण उत्क्रमणीय रूप से करता है। इसका तात्पर्य है कि परिपार्श्विक का ताप तंत्र के ताप से केवल अनंत सूक्ष्म अधिक हो तो ही ऊष्मा का विनिमय अनंत सूक्ष्म गति से संभव है। यदि तंत्र का ताप परिपार्श्विक के ताप से अनंत सूक्ष्म ज़्यादा हो तो तंत्र ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगेगा और प्रक्रम उत्क्रमित हो जाता है। अतः तंत्र हमेशा ही अर्थात प्रत्येक क्षण अपने परिपार्श्विक से साम्यावस्था में रहता है तथा परिपार्श्विक के फलनों में अनंत सूक्ष्म अंतर कर देने पर प्रक्रम को उत्क्रमित किया जाता है। यदि प्रक्रम बहुत तीव्र गति से होता है अथवा स्वतः होता है तो वह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र की अवस्था के चर परिपार्श्विक अवस्था में चरों से परिमित मात्रा में भिन्न होते हैं, इसलिए तंत्र अपने परिपार्श्विक के साथ साम्यावस्था में नहीं रहता है। गैसों का आपस में मिश्रित होना, पदार्थ का किसी विलायक में घुलना, गैसों का शून्य में प्रसार, दूध से दही बनना, ये सब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के अच्छे उदाहरण हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम आदर्श प्रक्रम होते हैं। इसको व्यवहार में अनुभव नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अर्थात प्राकृतिक और प्रयोगशालाओं में घटित लगभग सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं। किसी भी प्रक्रम को व्यवहारिक रूप से उत्क्रमणीय बनाना संभव नहीं है क्योंकि किसी भी गुण को अनंत सूक्ष्म मात्रा से परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम पूर्णतः काल्पनिक और सैद्धांतिक होते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों को यदि हम टेबुलर फॉर्म में देखें तो उत्क्रमणीय प्रक्रम बहुत धीमी गति से होते हैं, अनुत्क्रमणीय तीव्र से होते हैं। प्रत्येक क्षण अपने परिपार्श्विक साम्यावस्था में रहते हैं। ये पूर्णतः की ओर अग्रसर होते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम प्रतिरोधी बल को अनंत सूक्ष्म अधिक कर देने से प्रक्रम की दिशा विपरीत कर देते हैं, लेकिन उत्क्रमणीय एक ही दिशा में चलते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम में हम अधिकतम कार्य प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कार्य की मात्रा कम प्राप्त होती है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में परिपार्श्विक से कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना ये अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। परिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम छोटे छोटे पदों में होते हैं जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बड़े पदों में होते हैं।
तो ये आज हमने थर्मोडायनेमिक्स में ब्रीफ जो कुछ आपकी टर्म्स थी उनके बारे में स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे।